हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंपली आईएएस। आज हम डिस्कस करेंगे एनटीए यूजीसी नेट सेट जेआरएफ पेपर वन के बारे में। तो मैक्सिमम लोगों को कंफ्यूजन ये रहता है कि पेपर वन और टू कैसे कैसे होते हैं। तो सबसे पहली बात कि पेपर वन जो होता है वो आपका साथ में ही होगा पेपर टू के, और ऐसा कुछ नहीं है कि पेपर वन में 1 घंटा मिलेगा और आपको पेपर टू में 2 घंटा मिलेगा। आपको टोटल 3 आवर्स मिलते हैं। कितने? 3 आवर्स मिलते हैं। आपकी मर्जी, आप पेपर टू को 1 आवर में करिए या पेपर वन को 2 घंटे में करिए, ये आपकी मर्जी पे है। तो सबसे पहली चीज कि जो पेपर वन है वो सबके लिए कंपलसरी है, और इसके कितने क्वेश्चंस होते हैं? 50 क्वेश्चंस होते हैं। और इसका जो नाम है वो है टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब आप जानते हैं, ये होता है कि किस तरीके का आपका एप्टीट्यूड है, किसी चीज को लेने के तरीके को क्या कहते हैं? एप्टीट्यूड कहते हैं। तो फर्स्ट पेपर की जानकारी के बारे में सबसे पहले आप ये जानिए कि इसमें कितने क्वेश्चन है? टोटल 50 क्वेश्चंस हैं और नंबर ऑफ यूनिट्स हैं 10, यानी 5 क्वेश्चंस ईच यूनिट से आते हैं। अब 5 क्वेश्चंस ईच यूनिट से आने का मतलब है कि ये कहीं लिखा हुआ नहीं है कि 5 क्वेश्चंस ही आएंगे, लेकिन ये अक्सर यही होता है कि 5 क्वेश्चंस सारे यूनिट से इक्वल आते हैं। किसी किसी साल ये हो जाता है, किसी यूनिट से 6 आ गए तो किसी यूनिट से क्या करता है, उसको 4 कर देता है, लेकिन इससे ज्यादा नहीं कि कोई क्वेश्चंस बहुत, जैसे कोई यूनिट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई नहीं। इसी वजह से ये एग्जाम जो है पेपर वन का थोड़ा सा टफ हो जाता है कि आपको सब पढ़ना है। आप कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि 2 टॉपिक पढ़ लिए, 2 यूनिट पढ़ लिए, फिर हम आगे नहीं पढ़ेंगे। और इसके 1 क्वेश्चन जो होते हैं वो कितने मार्क्स के होते हैं? 2 मार्क्स के होते हैं, और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। पेपर 2 जो इसका होता है वो कैसा होता है? उसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, और जो भी सब्जेक्ट आपने ऑप्ट किया है, यानी ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, मान लीजिए आपका हिस्ट्री है या ज्योग्राफी है या सोशियोलॉजी है, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं उसके होंगे। और दोनों पेपर्स के मिला के आपको कितने मिलते हैं? 3 घंटे मिलते हैं। आपकी मर्जी, आप जो चाहे वो पेपर पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं और दूसरा उसके बाद कर सकते हैं, या दोनों आप एक साथ कर सकते हैं। एक साथ करने का मतलब कि आपने 15 इसमें से किया, फिर उसमें से 30 कर लीजिए। लेकिन अच्छा यही होता है कि पहले आप फर्स्ट पेपर को कर लो, फिर आप अपने ऑप्शनल यानी सेकेंड पेपर को स्टार्ट करो। इस तरीके से आपकी ये स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। बहुत लोगों को ये डाउट होता है कि जब हमारा नेट निकल जाएगा, या कौन लोग नेट होते हैं या कौन लोग जेआरएफ होते हैं, तो ये देखिए कट ऑफ आती है हर साल। नेट की अलग कट ऑफ आती है। अगर आपने एक बार नेट क्वालिफाई कर लिया तो आप हमेशा क्वालिफाई माने जाएंगे, मतलब आजीवन इसका रहेगा वैलिडिटी। लेकिन जेआरएफ जो है वो जब आप क्वालिफाई करते हैं तो ये 3 साल के लिए रहता है। अब ये 3 साल का क्या मतलब है? 3 इयर्स का ये मतलब होता है कि आप अगर इन 3 साल के अंदर कहीं इनरोल्ड होते हैं तो आपको फेलोशिप मिलेगी। देखिए बहुत लोग नेट जेआरएफ इसी वजह से करते हैं कि कितना पैसा मिलेगा, क्या मिलेगा। अगर आपको ये जानना है तो हम अगली वीडियो में बताएंगे, लेकिन इतना अभी ये जानिए कि जेआरएफ निकालने के बाद आपको जो फेलोशिप मिलती है वो किसी न किसी यूनिवर्सिटी में इनरोल्ड होने के बाद मिलती है। कब मिलती है? जब आप यूनिवर्सिटी में इनरोल्ड हो जाते हैं तब, उससे पहले नहीं मिलती है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो आइए हम डिस्कस करते हैं इस पेपर वन के डिटेल्ड सिलेबस को। तो पेपर वन में जैसा कि हमने बताया टोटल 10 टॉपिक्स हैं। सबसे पहला टीचिंग एप्टीट्यूड, दूसरा रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड को हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद है कॉम्प्रिहेंशन। जैसे नॉर्मल कॉम्प्रिहेंशन होता है उसी तरीके से कि आपको एक पैसेज दिया हुआ होगा और उससे रिलेटेड 5 क्वेश्चंस दिए होंगे जिनको आप सॉल्व करने होंगे। इसका जो लेवल होता है वो मॉडरेट होता है, ना इजी होता है और ना ही हार्ड होता है। 3 क्वेश्चन इसके इजी होते हैं और 2 मॉडरेशन में, यानी टोटल मिला के आप कहिए तो एक मॉडरेट पेपर सेट किया जाता है। उसके बाद कम्युनिकेशन आता है, उसके बाद आता है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। ये आपका एक ऐसा पार्ट है जहां आप 100% सही कर सकते हैं पांचों के पांचों सवाल। क्यों? क्योंकि ये मैथमेटिकल रीजनिंग है। मैथमेटिकल रीजनिंग में ये होता है कि आपको जो भी आंसर्स आएगा वो सबका सेम आएगा। बाकी सब में क्या है कि आयोग कुछ और भी मान सकता है। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं है, सबका परसेप्शन अलग अलग है। उसी तरीके से लॉजिकल रीजनिंग है। लॉजिकल रीजनिंग में भी जिसको आता है वो सही का सही कितना करता है? 5। डीआई में भी 5 आप टोटल कर सकते हैं। उसी तरीके से आपका है आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम लोग अक्सर आईसीटी के नाम से जानते हैं। उसके बाद है पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। पीपल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में जो मेनली पूछता है वो आपको इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पूछता है। क्या पूछता है? इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, और थोड़ा सा साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है। और उसमें भी सिर्फ बायो या डेली यूज की जो केमिस्ट्री होती है वो,
ऐसा बहुत रेयर होता है, आपको साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, एनवायरमेंट इकोलॉजी में ही जो पॉल्यूशन का चैप्टर है उससे आपका काम चल जाता है। उसके बाद आप आ जाते हैं हायर एजुकेशन सिस्टम में। अब हम इन 10 टॉपिक्स की डिटेल में बात करेंगे। क्यों? क्योंकि सिलेबस जो हमारा बनाया है, अगर आप उसका डिटेल एनालिसिस करते हैं और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं, पीवाईक्यूज देखते हैं, तो आपको एक चीज ये समझ में आएगी कि जितने भी क्वेश्चंस हैं पीवाईक्यू जब आप देखेंगे तो आपको एक चीज एकदम क्लियर हो जाएगी कि जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें से 50% कॉमन सेंस वाले हैं। कैसे हैं? कॉमन सेंस के। अब कॉमन सेंस का क्या मतलब है? वो क्वेश्चंस जो आप कभी भी नहीं पढ़े हैं, बस आपके पास बेसिक नॉलेज आप कर ले जाएंगे। जैसे मान लीजिए टीचिंग, अब टीचिंग की बात करें तो उसमें पूछा है कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, लेवल्स ऑफ टीचिंग क्या है, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट्स की बात इसमें किया है पहले टॉपिक में। ठीक, तो आप बताइए कॉन्सेप्ट क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है। मान लीजिए आपसे मैंने पूछ दिया कि टीचिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो स्टूडेंट को सिखाना। अब मेमोरी लेवल पे क्या है कि अगर रट्टाफिकेशन का काम है तो उसको मेमोरी लेवल कहेंगे। अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा बच्चा समझ रहा है तो उसको अंडरस्टैंडिंग। रिफ्लेक्टिव का मतलब कि जो आपने एजुकेशन दिया है वो उसके व्यवहार में रिफ्लेक्ट कर रही है, दिख रही है आपको, वो रिफ्लेक्टिव हो गया, वो अंडरस्टैंडिंग से थोड़ा ज्यादा होगा। तो अगर आप सिलेबस को भी डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं तो आपका कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हो जाएंगे। उसके बाद लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, पढ़ने वाले का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होना चाहिए, वो भी कैसे लर्नर्स का, एडोलेसेंट यानी टीनेजर्स के, दूसरा एडल्ट लर्नर का। उसके बाद इंडिविजुअल डिफरेंसेस उनमें क्या है, एकेडमिक के, सोशल के और इमोशनल और कॉग्निटिव, इन सारे टाइप्स की लर्निंग के। फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग, अब कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो टीचिंग को इफेक्ट करते हैं, कौन सा? एक टीचर खुद, दूसरा लर्नर, सपोर्ट मटेरियल, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज, लर्निंग इन्वायरमेंट एंड इंस्टीट्यूशन, ये सारी चीजें क्या करती हैं? इफेक्ट करती हैं किसको? टीचिंग को। उसके बाद मेथड्स ऑफ टीचिंग, मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग। अब हायर लर्निंग में कौन कौन से मेथड्स ऑफ टीचिंग होती हैं? तो पहली चीज ये बताइए, टीचर सेंटर्ड होना चाहिए या लर्नर सेंटर्ड? एक बहस ये चलती है किस तरीके का मेथड अपनाना चाहिए, टीचर सेंटर्ड अपनाना चाहिए कि लर्नर सेंटर्ड अपनाना चाहिए, कैसा करिकुलम होना चाहिए, ऑफलाइन होनी चाहिए पढ़ाई या ऑनलाइन होनी चाहिए। देखिए कोविड के बाद इसका तो एकदम बढ़ गया कि ऑनलाइन होनी चाहिए या नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों का मानना ये है कि ऑफलाइन ज्यादा अच्छा होता है, बहुत लोगों का मानना है कि ऑनलाइन ज्यादा अच्छा होता है। और इससे रिलेटेड जो जहां ऑनलाइन टीचिंग होती है जैसे स्वयं हो गया, स्वयं प्रभा हो गया, ये सारे। उसके बाद टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, अब टीचिंग को कैसे सपोर्ट मिलता है? आप आजकल देखते होंगे कि ग्रीन बोर्ड लगा होता है, डिजिटल बोर्ड लगा होता है स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में चले जाइए तो वही कह रहा है कि कैसा ट्रेडिशनल कैसा था, मतलब पहले कैसा था, मॉडर्न कैसा, और अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड कैसा, आईसीटी बेस्ड कैसा है। जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या है, एक तरीके से आईसीटी बेस्ड है। उसके बाद इवैल्यूएशन सिस्टम, भाई आपको कोई भी डिग्री दी जाती है तो उसका इवैल्यूएशन होता है कि आप इतना नंबर पाएंगे, तो किस तरीके का इवैल्यूएशन होना चाहिए, उसके एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन क्या होना चाहिए, क्या चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम होना चाहिए हायर एजुकेशन में कि नहीं, जिसको आप ग्रेडिंग सिस्टम भी कहते हैं एक तरीके से, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग होनी चाहिए या नहीं, इनोवेशन इन इवैल्यूएटिंग सिस्टम, इवैल्यूएशन को अब कैसे इनोवेट किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि आप देखिए सब्जेक्टिव जो होता है वो तो पुराने ढर्रे पे ट्रेडिशनल चलता है, लेकिन जब ऑब्जेक्टिव की बात आती है तो अब ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं, या जो आप खुद ये एग्जाम देंगे नेट जेआरएफ का, वो भी कैसा होगा, एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। दूसरा टॉपिक है रिसर्च एप्टीट्यूड। अब रिसर्च एप्टीट्यूड में हमको ये देखना है कि रिसर्च की मीनिंग क्या है, रिसर्च के टाइप्स क्या है, रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, पॉजिटिविज्म क्या है, पोस्ट पॉजिटिव अप्रोच टू रिसर्च क्या होता है, मेथड्स ऑफ रिसर्च क्या है, एक्सपेरिमेंटल क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव क्या होता है, हिस्टोरिकल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव मेथड्स क्या क्या हो सकते हैं, स्टेप्स ऑफ रिसर्च क्या होते हैं। अब स्टेप्स ऑफ रिसर्च देखिए ऐसे ही जानिए। सबसे पहले क्या होता है कि आपको कोई प्रॉब्लम ढूंढना होता है कि किस प्रॉब्लम पे आप रिसर्च करेंगे, क्या समस्या। कोई भी रिसर्च जो होती है वो किसी समस्या पे ही तो होती है, उसके बाद कैसे उसकी हाइपोथेसिस बनाएंगे, ये सारी चीजें। उसके बाद जब आप ये सब कुछ कर लेंगे तो आप क्या करते हैं, पीएचडी में भी जो इसका मूल उद्देश्य, जब आप एनरोल्ड होंगे तो किस लिए होंगे, पीएचडी करने के लिए। थेसिस कैसे लिखी जाती है, आर्टिकल राइटिंग क्या होता है, फॉर्मेट स्टाइल और ऑफ रेफरेंसिंग क्या होता है, ये सारी चीजों के बारे में हम जानते हैं। उसके बाद रिसर्च में आईसीटी का क्या एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी, यानी आपको देखिए आईसीटी जब आप जो
चैप्टर आप देखे थे टॉपिक में, उसमें भी यही मतलब है। आईसीटी का मतलब है कि इंफॉर्मेशन का जो यूज है आजकल टेक्नोलॉजीज का, वो पढ़ाई में कैसे हो रहा है, टीचिंग में कैसे हो रहा है, रिसर्च में कैसे हो रहा है, कम्युनिकेशन में कैसे हो रहा है, ये सारी चीजों को ही आईसीटी में पढ़ाते हैं। उसके बाद रिसर्च एथिक्स। अब रिसर्च एथिक्स देखिए, एथिक्स का मतलब ही ये होता है कि व्हाट इज मोरल, व्हाट इज इमोरल, आपको इस बात की जानकारी हो। तो मोरल आपका प्रिंसिपल होना चाहिए। आप कोई भी रिसर्च कर रहे हैं तो उसका मीन्स क्या होना चाहिए, उसका साधन जो है वो प्योर होना चाहिए, यानी मोरल होना चाहिए। आप नैतिक होने चाहिए, यानी कि इमोरल वे में आप रिसर्च कर रहे हैं, किसी को मैनिपुलेट करने के लिए रिसर्च कर रहे हैं। तीसरा, जैसा कि मैंने बताया था, कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन में आपको नॉर्मल 5 क्वेश्चंस होंगे, एक पैराग्राफ होगा, उससे 5 क्वेश्चंस होंगे और आप उसके आंसर्स देंगे। उसके बाद आ जाइए कम्युनिकेशन पे। कम्युनिकेशन में सीधी सी बात है कि आप कितने तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं, ये बताइए। उसके मीनिंग्स, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन सा इफेक्टिव होगा, वर्बल होगा, नॉन वर्बल होगा, इंटरकल्चरल, ग्रुप कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन। अब ग्रुप कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन कैसे डिफरेंट है। अब देखिए, जैसे इसमें भी नॉर्मल, अगर आपसे पूछे कि बेस्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, तो जिसमें कम्युनिकेशन का क्लासरूम का कैसा हो, ये बताइए, 1 वे या 2 वे। अगर मैं ये कहूँ कि सिर्फ टीचर पढ़ा रहा है और बच्चा सुन रहा है, वो 1 वे कम्युनिकेशन हुआ। उधर से बच्चा जवाब भी दे रहा, वो 2 वे, तो कौन सा बेहतर होगा। तो आप कॉमन सेंस से बता सकते हैं कि जो 2 वे कम्युनिकेशन होता है वो बेहतर होता है। उसके बाद आ जाइए बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या क्या बैरियर है, अगर बताइए बच्चे के पास नॉलेज नहीं होगी, क्या वो बोल पाएगा, नहीं बोल पाएगा, तो नॉलेज एक बैरियर है। दूसरा, कम्युनिकेशन में नॉइज एक बैरियर है। अगर मान लीजिए कि आप कहीं पढ़ा रहे हैं, उसी के बगल में क्रिकेट स्टेडियम हो और वहां खूब शोर हो रहा है, क्या आप अच्छे से पढ़ा पाएंगे, नहीं, तो नॉइज है। या एकदम रोड पे है, मार हॉर्न की हॉन्किंग सुनाई दे रही है आप दिन भर, तो आपका दिमाग क्या है, ऐसे ही खराब हो जाएगा। दूसरा, मास मीडिया। अब मास मीडिया में देखिए पीआईबी है, जैसे सरकार को कुछ बताना होता है तो किस माध्यम से बताती है, पीआईबी के माध्यम से। रेडियो, टेलीविजन, जैसे मोदी जी ने घोषणा की थी ना, कौन सा, कि जब कोविड चल रहा था कि अब जनता कर्फ्यू लगेगा, तो वो क्या था, मास मीडिया से सबसे क्या कर रहे थे, कम्युनिकेट कर रहे थे। उसी तरीके से सोसाइटी कैसे कम्युनिकेट करती है, इन सब बारों में हम बात करेंगे। उसके बाद मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। देखिए ये एक 2-3 चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें आप फुल श्योर हो सकते हो कि हमको 5 के 5 आएंगे। जैसे टाइप्स ऑफ रीजनिंग, टाइप्स ऑफ रीजनिंग में बताया है ये कि नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोड्स एंड रिलेशनशिप, कि कौन किसका पिता है, कौन किसकी माता है, तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में क्या क्या है, फ्रैक्शन है, टाइम एंड डिस्टेंस है, रेशियो है, प्रोपोर्शन है, परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, इंटरेस्ट है, डिस्काउंटिंग एंड एवरेज है। इसके बाहर कुछ नहीं पूछता है और क्वेश्चन का जो लेवल भी होता है बहुत नॉर्मल होता है, 10th के नीचे का ही होता है, उससे ऊपर का नहीं होता। तो अगर आप 20 दिन भी मेहनत करते हैं ना, तो आप आसानी से ये सारे क्वेश्चंस कर ले जाएंगे। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग थोड़ी सी आपको टफ मिलेगी, क्यों, क्योंकि इसमें इंडियन लॉजिक का जो है वो टफ है, ऐसे ये लॉजिकल टफ नहीं है। इसमें क्या है, अंडरस्टैंडिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ आर्गुमेंट्स, आर्गुमेंट्स के क्या फॉर्म होते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ कैटेगोरियल प्रोपोजिशंस के क्या होते हैं, मूड एंड फिगर क्या होता है, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल फैलेसीज क्या होती हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी ने ये कह दिया कि प्रधानमंत्री, भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सिगरेट पीते थे, इसीलिए मैं भी पीता हूं। तो इस वाक्य में, इस सेंटेंस में एक फैलेसी है। कौन सी फैलेसी है, श्रद्धा मूलक तर्क दोष। फैलेसी को हिंदी में बोलते हैं तर्क दोष। तो इसमें यह तर्क दोष है कि उनके प्रति इस व्यक्ति की श्रद्धा है। सिगरेट पीने से आप थोड़े प्रधानमंत्री बन जाएंगे, आप प्रधानमंत्री बनेंगे अपने कामों से, सिगरेट पीने से तो कोई बनेगा नहीं। तो सिगरेट पीने को सही ठहराना इस वजह से क्योंकि जवाहरलाल नेहरू भी सिगरेट पीते थे, ये सही बात नहीं है। यूज ऑफ लैंग्वेज, कॉनोटेशंस एंड डिनोटेशंस ऑफ टर्म्स, क्लासिकल स्क्वायर्स ऑफ अपोजिशन, ये सारे टेक्निकल टर्म्स हैं किसके, लॉजिक के। जब आप लॉजिक पढ़ेंगे तो आपको क्लासिकल स्क्वायर्स भी समझाया जाएगा कि ए ई आई ओ कैसे आपस में एक दूसरे से अलग है और ये सारी चीजें। उसके बाद इवेल्युएटिंग एंड डिस्टिंग्विश डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग। अब देखिए डिडक्टिव और इंडक्टिव रीजनिंग बहुत आसान है, सिंपल सा अगर आप समझते हैं तो ये समझिए कि किसी भी जनरल से पर्टिकुलर की तरफ जाना डिडक्टिव कहलाता है और पर्टिकुलर से
जनरल की तरफ जाना क्या कहलाता है? इंडक्टिव। अब एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, जैसे सभी मनुष्य मरणशील हैं, सब मरेंगे एक दिन। राम मनुष्य है तो राम भी मरणशील है, ये इसका कंक्लूजन हो गया, राम भी मरणशील है। क्यों? क्योंकि हमने एक जनरल कंक्लूजन बताया था कि सभी मनुष्य मरणशील हैं। सीधी सी बात है, ये हो गया डिडक्टिव आर्गुमेंट। अब इंडक्टिव आर्गुमेंट क्या है? राम मर गया, श्याम मर गया, अतः सभी मनुष्य मरणशील हैं। यानी आपने दो पर्टिकुलर्स को देखा और आपने क्या किया? जनरलाइज कर दिया। इसके बाद एनालॉजी। एनालॉजी का मतलब होता है ए इज ए, सीधी सी बात है। उसके बाद आ जाइए आप वेन डायग्राम। ये सारी चीजें आपको डीप में अभी बस सिलेबस समझाया जा रहा है, उसके बाद आपको पढ़ाई भी जाएंगे। सिंपल एंड मल्टीपल यूज ऑफ एस्टैब्लिशिंग वैलिडिटी ऑफ आर्गुमेंट्स। इंडियन लॉजिक ये थोड़ा सा क्या है? टिपिकल है, और उसके लिए नहीं जिसने फिलॉसफी, जिसका पेपर सेकंड होगा उसके लिए तो बहुत आसान है, और जिसका नहीं है उसके लिए हम लोग आसान बना देंगे। उसमें है प्रमाणास। प्रमाणास का मतलब ये होता है कि किस तरीके से आप नॉलेज को गेन करते हैं, उसको प्रमाण बोलते हैं। सीधी सी बात है, जैसे आप पूछते हैं ना कि क्या प्रमाण है, तो वही प्रमाण, मतलब आपके पास क्या प्रूफ है। तो पहली चीज प्रत्यक्ष, परसेप्शन। दूसरा अनुमान, इन्फरेंस। तीसरा उपमाना, कंपैरिजन करना किसी का। चौथा शब्द प्रमाण, वर्बल टेस्टिमनी। जैसे आपने कहा कि भगवान कृष्ण ने ये कहा है, व्हाट इज दिस? भगवान कृष्ण ने कहा है, इसका मतलब है कि उनके शब्द क्या है? प्रमाण है। ठीक। उसके बाद अर्थपति, इंप्लीकेशन उसका, और अनुपलब्धि का मतलब है नॉन एप्लीकेशन। उसके बाद है स्ट्रक्चर एंड काइंड्स ऑफ अनुमान। इन्फरेंस को आपको पढ़ना है कितने तरीके की होती है। व्याप्ति, इनवेरिएबल रिलेशन। इनवेरिएबल रिलेशन का मतलब है कि मान लीजिए मेरा पेन है, पेन क्या बिना इंक के हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इंक पेन में व्याप्त है, इसी को बोलते हैं इनवेरिएबल रिलेशन। बिना इंक के पेन का कोई महत्व नहीं है। उसके बाद हेतुभास, फैलिसीज ऑफ इन्फरेंस, यानी इन्फरेंस में कौन कौन सी फैलिसी, कौन कौन से तर्क दोष आते हैं, इन सारी चीजों को आपको पढ़ना है बस। उसके बाद आ जाइए आप डेटा इंटरप्रिटेशन पे। डेटा इंटरप्रिटेशन में आप जाहिर सी बात जानते हैं कि एक सोर्स एक्विजिशन और क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा आपको करने आना चाहिए। आपको डेटा दिया होगा, क्वांटिटेटिव भी दे सकता है, क्वालिटेटिव डेटा भी दे सकता है, बार चार्ट में, हिस्टोग्राम में, पाई चार्ट में, टेबल चार्ट में, लाइन चार्ट में, या मैपिंग ऑफ डेटा दे सकता है। आपको किसी तरीके का डेटा दिया होगा और आपको डेटा को इंटरप्रिटेट करना है और उसका कैसे यूज कर सकते हैं इस बारे में। अब आ जाइए आईसीटी पे। जैसा कि हमने बताया था, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी का ये फुल फॉर्म है। और आईसीटी का यूज कहाँ कहाँ हम बता रहे थे? रिसर्च में, टीचिंग में, उसके बाद कम्युनिकेशन में, ये सारी जगह आपको आईसीटी पढ़ना है। और आईसीटी को अलग से भी पढ़ना है, जिसमें क्या है? जनरल एब्रिविएशन। एब्रिविएशन में क्या है? जैसे रैम हो गया, ठीक, रोम हो गया, ये सारी क्या टर्मिनोलॉजीज हैं। और इन टर्मिनोलॉजीज के बारे में आपको, यानी इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, इसका यूज पता होना चाहिए। बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल, ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन। आप देखिए हायर एजुकेशन में आईसीटी का क्या रोल है, ये भी। और आईसीटी एंड गवर्नेंस। आप एक तरीके से यानी कि आईसीटी से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो सब एप्लीकेशन बेस्ड बनते हैं। कैसे बनते हैं? एप्लीकेशन बेस्ड बनते हैं। क्यों? क्योंकि अभी तक कोई भी क्वेश्चंस डायरेक्ट आप पहले आता था, अब नहीं आता। अब आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि इसमें कौन सा मास मीडिया का है, कौन सा आपको डिस्टिंग्विश करना होगा कि इससे क्या हो सकता है। ये सारी चीजें क्या है? एप्लीकेशन बेस्ड हैं। उसके बाद आपको मैंने बताया था कि पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट में ये सारी चीजें एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड है। जैसे देखिए डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, मिलेनियम डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसमें से यूजीसी का फेवरेट है मिलेनियम डेवलपमेंट। एसडीजी बहुत कम पूछता है, क्योंकि एसडीजी ऑलमोस्ट सभी लोगों को पता भी होता है। ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शन। अब ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शन का क्या मतलब है कि ह्यूमन जब एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करता है, जैसे मान लीजिए आप फ्यूल बनाते हैं, पेड़ पौधे लगाना या उनको काटना, तो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। एंथ्रो का मतलब होता है ह्यूमन, और जो ह्यूमन करता है वैसी एक्टिविटीज और उसका इम्पैक्ट। अब आपने जंगल काटा तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ? ग्रीन हाउस गैसेस। दूसरा क्लाइमेट चेंज, ये सारी चीजें। उसके बाद एनवायरमेंटल इश्यूज, कैसे कैसे? लोकल भी, रीजनल भी, ग्लोबल भी।
और ये लोकल रीजनल ही करंट अफेयर्स लेके आता है। कैसे पता चलेगा इश्यूज आपको कि हैं ये सब, जब आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तब। और पॉल्यूशन देखिए, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, वेस्ट, क्लाइमेट चेंज, ये सारे से एक एक क्वेश्चंस पूछता है। इम्पैक्ट्स ऑफ पॉल्यूटेंट ऑन ह्यूमन हेल्थ, यही मैं कह रहा था यहाँ पे आपको साइंस पढ़ना है। क्या, जैसे एबेस्टस से कौन सी बीमारी होती है, ये आपको कहाँ मिलेगा, बायो में मिलेगा। लीवर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सारी चीजें कहाँ मिलेंगी आपको, बायो में। सिर्फ एक इस टॉपिक की वजह से आपको क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे और थोड़ा सा साइंस का पार्ट पढ़ना भी पड़ेगा। नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस कौन कौन से हैं, सोलर है, विंड है, सॉइल, हाइड्रो, जियोथर्मल, बायोमास, न्यूक्लियर एंड फॉरेस्ट। नेचुरल हैजार्ड्स एंड डिजास्टर्स, मिटिगेशन स्ट्रेटेजीज। अब आपको जो अक्सर पूछता है वो इसमें से पूछता है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट से, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल एग्रीमेंट, एफर्ट मॉन्ट्रियल, रियो, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, क्योटो, पेरिस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। मैं आपको बता रहा हूँ 2019 का एक क्वेश्चन है जिसमें इसने किया क्या है कि ये जितने सिलेबस में ये प्रोटोकॉल्स और कन्वेंशन दिए हैं, इन सभी को बोला है कि क्रोनोलॉजी में लगाइए। सिंपल। अब देखिए, जिसने सिलेबस सही से पढ़ा है उसको ये पता है कि ये चीजें कब कब आई हैं। जो नहीं पढ़ा उसको ये लगता है अरे कहाँ से पूछ दिया, ये चीज तो थी ही नहीं। तो आपको सिलेबस में डिटेल में स्टडी करना चाहिए। उसके बाद आइए आप हायर एजुकेशन सिस्टम पे। हायर एजुकेशन सिस्टम में, पहले हायर एजुकेशन सिस्टम में हर साल 1 से 2 सवाल एंशिएंट इंडिया पे आते हैं कि तक्षशिला, नालंदा, इन सब से। दूसरा पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया पे आता है। अब इसमें क्या आ जाता है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में, कि जैसे अभी क्या हो गया आपका नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, NEP आई, उसके बारे में। दूसरा, जब आप इंडिपेंडेंस से पहले देखेंगे तो ओरिएंटल, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल लर्निंग पे बहुत डिबेट थी, तो उसके बारे में आपसे पूछ लेता है कि किस तरीके से। उसके बाद प्रोफेशनल, टेक्निकल, स्किल बेस्ड एजुकेशन के बारे में आपसे पूछा जाता है, ये सारी चीज। उसके बाद वैल्यू एजुकेशन। अगर ये बताइए आपको एजुकेशन दिया जाए लेकिन उसका कोई वैल्यू ना हो, मान लीजिए क्या साइंस एक एजुकेशन है, अगर साइंस विदाउट वैल्यू है तो वो क्या बनाते हैं, बॉम्ब। अगर विथ वैल्यू है तो वो क्या बनाते हैं, वो बनाएंगे आपका न्यूक्लियर पावर। पर किस यूज के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए। अगर विदाउट वैल्यू है तो वो क्या बना देंगे, बॉम्ब के लिए। है तो दोनों साइंस ही, सिंपल सी बात है। उसके बाद एनवायरमेंटल एजुकेशन। अब एनवायरमेंटल एजुकेशन कैसे, आप ये बताएंगे कि एनवायरमेंट हमारे लिए जरूरी है। अगर आप कितनी भी तरक्की कर लीजिए, आप कितना भी संसाधन जुटा लीजिए कि मेरे पास गुची का है, ये टेबल है, वो टेबल है, अगर आप जिएंगे ही नहीं तो उस टेबल का कोई महत्व है, ये बताइए। आप ये कहते हैं कि ये प्योर चंदन की लकड़ी से टेबल बना है, अगर आप जिएंगे ही नहीं तो उसका कोई मतलब नहीं है। उसी तरीके से पॉलिसी, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन कैसे हायर एजुकेशन सिस्टम का होता है, उसमें आपको UGC को पढ़ना है। ये सारी चीजों की बात हम डिटेल में करेंगे। तो जब हम इसकी बात करेंगे तो अगले वीडियो में हम जो है बात करेंगे कि JRF में कैसे, कब और कितना पैसा मिलता है, जो बहुत सारे बच्चों की डाउट होती है, इसकी हम डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद हम टॉपिक वाइज इसको फिर से क्या करेंगे, डिटेल्ड में पढ़ाया जाएगा आपको। कैसा, आपको कोई भी कोर्स छोड़ा नहीं जाएगा, डिटेल में आपको पूरा का पूरा कोर्स कवर किया जाएगा। और आपका जो नेक्स्ट पेपर जो जून में होने वाला है 8 जून से, उसके लिए लगभग कितना दिन बचा है, अगर मैं आज से भी करता हूं तो 30 अप्रैल का और 30 मई का, 60 दिन में आपको सारे 10 के 10 यूनिट्स पढ़ाए जाएंगे। इसी के साथ धन्यवाद।